अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुश आमदीद। ग्यारह जून को पाकिस्तान के इस फिस्कल ईयर 21-22 का बजट पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया है। डिफेंस बजट पर जाने से पहले चंद मेजर बातें जो इस बजट के अंदर अनाउंस की गई हैं। फेडरल गवर्नमेंट की जानब से फिस्कल ईयर 21-22 के लिए 8,487 बिलियन रुपीस या रफली 8.5 ट्रिलियन डॉलर का बजट मुख्तस किया गया है। इस बजट में डिफेंस, सब्सिडीज, डेवलपमेंट, पेंशंस, डेब्ट पेमेंट, प्रोविंशियल सपोर्ट और चंद एडिशनल चीज़ों पे इस बजट को फोकस किया गया है। अगले साल के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अपने जीडीपी ग्रोथ जो है वो 4.8% को मुकर्रर किया है और रेवेन्यू कलेक्शन को 25% तक रैंप अप करने का टारगेट सेट किया है। फेडरल गवर्नमेंट के डिफेंस बजट एलोकेशन की बात करें तो इस साल ऑलमोस्ट $1 बिलियन के इजाफे के साथ टोटल बजट जो है वो $16 बिलियन के करीब टारगेट किया गया है। रफली $16.1 बिलियन या 1370 बिलियन रुपीस का ये बजट मजीद आर्म फोर्सेस में तकसीम किया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, एयरफोर्स, फिर पेंशंस, मिलिट्री डेवलपमेंट, इन तमाम शोबों में जो है इसे स्पेंड किया जाएगा। लेकिन ये बात भी जानने में ज़रूरी है कि क्लासिफाइड प्रोजेक्ट्स के लिए भी 2 से 3 बिलियन मजीद बजट जो है वो अलॉट किया जा सकता है। यानी टोटल जो एक्चुअल बजट है वो 18 से 19 बिलियन के करीब भी हो सकता है। और इन क्लासिफाइड एलोकेशंस में जो है आईएसआई का बजट, मिसाइल डेवलपमेंट्स, मेजर हार्डवेयर एक्विजिशंस, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल हो सकती हैं। सो पब्लिक सर्विसेज का एक बजट है जो कि 16 से 16.1 बिलियन के अराउंड है। और हिस्ट्री को देखते हुए 2 से 3 या 3 से 4 बिलियन डॉलर जो हैं आपके क्लासिफाइड प्रोजेक्ट्स में सर्व किए जा सकते हैं। वापस हम एक्टिव सर्विसेज के बजट की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, अभी 2021 की डिस्ट्रीब्यूशन को आर्म फोर्सेस की जानिब से अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन आमतौर पर जो पैटर्न हमें देखने को मिलता है वो यही कि पाकिस्तान आर्मी को मेजर शेयर अलॉट किया जाता है, ऑलमोस्ट 45 से 50%। फिर यूजुअली एयरफोर्स की बारी आती है जो 18 से 22% के अराउंड होती है। फिर उसके बाद आईएसपीआर इंस्टीट्यूशन को 18 से 20% तक बजट अलॉट किया जाता है। और लास्टली पाकिस्तान नेवी की बारी आती है जो कि मुश्किल से 9 से 12% के आसपास जो है बजट को कंज्यूम करती है। ये एक बड़ी वजह है कि पाकिस्तान नेवी की जानिब से जो मेजर मॉडर्नाइजेशन प्लान्स पब्लिक किए गए हैं उनके हवाले से कंसर्न्स मौजूद हैं कि बजट के हवाले से वो कैसे इनकी पेमेंट को सिक्योर कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी नेवी में मौजूद पर्सनल की पेमेंट, फिर जो मौजूदा पाकिस्तान नेवी के एसेट्स हैं उनकी मेंटेनेंस, ये तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। और एक मेजर शिप की मेंटेनेंस जो है शायद कई फाइटर जेट की मेंटेनेंस से ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। बहरहाल पाकिस्तान मिलिट्री का जो है फिस्कल ईयर 21-22 का बजट जो है वो शो कर दिया गया है। मैक्सिमम डिफेंस बजट जो है एक्टिव सर्विसेज के लिए वो 16% से 16.1% है और मैक्सिमम ग्रोस बजट जो हो सकता है वो 19 से 20 बिलियन डॉलर के आसपास हो सकता है। मैं ये क्लियर करता जाऊँ कि टोटल बजट का 80% नहीं बनता है, बट लेट्स सी कि इस साल हमें कुछ नई एक्विजिशन देखने को मिलती हैं कि नहीं, जिसके काफ़ी चांसेस जो हैं इस साल मौजूद हैं। यहाँ पे मैं स्पेस सेक्टर को भी खास तौर पे हाईलाइट करना चाहूँगा और स्पेशली डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत अरसे बाद जो है स्पार्को को एक अच्छा खासा बजट अलॉट किया गया है। फेडरल बजट के अंदर स्पार्को को जो है 7,336 मिलियन रुपीस जो है उसका बजट अलॉट किया गया है। पिछले साल के मुकाबले में जब स्पार्को को जो है 4,975 मिलियन रुपीस का बजट अलॉट किया गया था, क्योंकि पिछले 2 सालों में हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है वो 1.9% और -0.50% रही है। तो स्पार्को उन ऑर्गेनाइजेशंस में से था या इंस्टीट्यूशंस में से था जिस पे बजट कट आयद किए गए थे। लेकिन इस बार एक बहुत अहम बूस्ट जो है हमें देखने को मिला है। इवन फिस्कल ये 18-19 में जब फिक्स डॉलर की वजह से हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है वो 4 से 5% के पास थी, तब भी स्पार्को को जो है 4.7 बिलियन रुपीस का बजट दिया गया था। सो ये एक निहायत खुशाइन स्टेप है। पीएसटीपी के फिस्कल ईयर 21-22 की रिपोर्ट के मुताबिक 9 प्रोजेक्ट्स जो हैं स्पार्को इस साल जारी रखेगा या अंडरटेक करेगा। इन प्रोजेक्ट्स में 3 सैटेलाइट के हवाले से काम है, जिनमें ParkSat-1R, PRSS-S1 और PRSS-O2 के हवाले से डेवलपमेंट्स, फिजिबिलिटी और सिस्टम डेफिनेशंस वगैरह मौजूद होंगी। फिर उसके बाद स्पेस सेंटर की तैयारी जो कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में तैयार किए जाएंगे। फिर उसके बाद मुख्तलिफ फिजिबिलिटी स्टडीज़ जिसमें स्पेस पोर्ट के हवाले से भी कुछ काम मौजूद है। उसके अलावा भी दीगर प्रोग्राम्स जो हैं इसमें मौजूद हो सकते हैं। तो बेसिकली ऐसा मुमकिन हो सकता है कि फ़ौरन ही यानी इसी साल ये तमाम की तमाम चीज़ें फिजिकल तौर पे हमें नज़र तो ना आए, लेकिन आज से 3 से 4 साल बाद जो है मे बी इसके अंदर कुछ टैंजिबल प्रोग्रेस हमें देखने को मिले।
एक चीज़ जिसका मुझे फिर से अफसोस रहेगा वो ये कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की तैयारी के हवाले से किसी किस्म की पब्लिक डिटेल शो नहीं की गई है। तो ये वाकई में एक अफसोसनाक चीज़ होगी कि अगर इस पर स्पार्को जो है किसी किस्म का फोकस शो नहीं कर रही। अगर ये प्लान स्पार्को के क्लासिफाइड प्रोग्राम्स में से है तो तब तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज ये यकीनन एक अफसोसनाक चीज़ है। बहरहाल ये बजट इंक्रीज जो है यकीनी तौर पे पाकिस्तानी स्पेस एंथुजियास्ट के लिए एक अच्छी खबर है। पिछले चंद अरसे में मैं अंडरस्टैंड कर चुका हूँ कि हालांकि स्पार्को का बजट कम था लेकिन फिर भी वो ऑप्टिमल रिजल्ट शो नहीं कर रहे थे, लेकिन अब शायद वो एक्सक्यूज भी जो है उनका ख़त्म होता जा रहा है। सो आई होप कि इस हवाले से कुछ सीरियस रिजल्ट जो है स्पार्को की जानिब से शो किए जाएंगे और जो लायबिलिटी है यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वो होपफुली द रॉकेट एंड सैटेलाइट कंपनी की जानिब से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए पूरी कर दी जाएगी। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट में साउथ कोरिया की जानिब से अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के प्लान शो किए गए हैं। ह्यूंडई जो कि साउथ कोरियन कंपनी है उनकी जानिब से उनके फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए एक मॉडल पेश किया गया है। प्रपोज्ड एस्टिमेशन के मुताबिक ये 45,000 टन की डिस्प्लेसमेंट वाला एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है। साउथ कोरिया में मुनक्किद किए गए मीटेक्स 21 डिफेंस एग्जीबिशन में मॉडल दिखाया गया था जो कि यूके के बनाए गए HMS क्वीन एलिजाबेथ 2 का एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव लगता है। डबल आइलैंड डिज़ाइन या सुपर स्ट्रक्चर, टेक ऑफ रैम्प, ये तमाम चीज़ें सिर्फ इस जानिब इशारा कर रही हैं कि ये HMS क्वीन एलिजाबेथ से हाईली इंस्पायर्ड है। एनीवे साउथ कोरिया जो है इस पे अपने F-35 ऑपरेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन रिसेंटली KF-21 भी जो है इस पे ऑपरेट किए जाने के प्लान शो किए जा रहे हैं और इसके बहुत चांसेस हैं। तो मुमकिन है कि इसे डिज़ाइन के तौर पे ऐसे डिज़ाइन किया जाए कि शॉर्ट टेक ऑफ के साथ साथ जो है स्टोव बार की कैपेबिलिटी भी परफॉर्म कर सके। इसके साथ साथ इसमें AH-1Z हेलीकॉप्टर, H-60 हेलीकॉप्टर्स और मुमकिन लिनार्डो हेलीकॉप्टर्स को भी इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि अभी साउथ कोरिया के पास जो है लास्टली यानी लिनार्डो हेलीकॉप्टर्स मौजूद नहीं हैं। एनीवेज इसके हवाले से मजीद इन्फॉर्मेशन भी है। इसका एक राइवल मॉडल भी जो है इसी एग्जीबिशन में दिखाया गया था, लेकिन ये मेरी फीलिंग है कि टर्की इस एयरक्राफ्ट कैरियर को ज़रूर अप्रोच करेगा। टर्की के खुद भी एयरक्राफ्ट कैरियर के प्लान्स हैं जो कि क्वीन एलिजाबेथ से ही मिलते हैं। हालांकि टर्की जो है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर में कैटोबार सिस्टम की कैपेबिलिटी ऐड करना चाहता है, लेकिन टर्की और साउथ कोरिया के जो है बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं। मिलिट्री वाइज भी और इवन पीपल टू पीपल वाइज भी दोनों के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। टर्की की कोशिश है कि HMS क्वीन एलिजाबेथ के ब्लूप्रिंट्स हासिल कर लिए जाएं, लेकिन ये जो है ये एक चीपर ऑल्टरनेटिव के तौर पे हमेशा मौजूद रहेगा जो मेरे ख्याल में टर्की किसी कैपेसिटी में ज़रूर अप्रोच करेगा। मुमकिन है कि टेंडर के फेज़ में ह्यूंडई को भी टर्की इनवाइट करे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इनके आपस में बहुत बेहतरीन ताल्लुकात मौजूद हैं। सो ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जिस पे बहुत सी इन्वेस्टमेंट दोनों साउथ कोरिया और टर्की की जानिब से की जाती है। लेट्स सी कि फ्यूचर में इसके हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं। लाइक वीडियो सब्सक्राइब और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।